Hey everyone, अस्सलाम वालेकुम. Welcome to Eduquest Vision. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने कोर्स SOC 101 Introduction to Sociology का लेसन नंबर 6 which is Social Interaction. तो चलें शुरू करते हैं. Topic 30 Understanding Social Interaction. Social interaction is the process by which people act and react in relation to others and what people do when they come together. सोशल इंटरेक्शन यानी समाजी तामुल वो अमल है जिसके ज़रिए लोग दूसरों के साथ अमल और रद्द अमल करते हैं और वो सब जो लोग एक दूसरे से मिलने पर करते हैं. सोशल इंटरेक्शन इज़ द फोकस ऑफ माइक्रो सोशियोलॉजी. सोशल इंटरेक्शन माइक्रो सोशियोलॉजी का मरकज़ी नुक्ता है. Sociologists who use this approach are likely to analyze the men's rules or codes for getting along, their survival strategies, hustles, how they divide up money, wine, or whatever other resources they have, their relationship with girlfriends, family, and friends, where they spend their time, and what they do there, their language, their pecking order, and so on. वो सोशियोलॉजिस्ट जो इस नुक्ता नज़र का इस्तेमाल करते हैं वो मर्दों के कवानीन या कोड्स का तज्ज़िया करते हैं जो उन्हें एक दूसरे के साथ चलने में मदद देते हैं, उनकी सर्वाइवल स्ट्रेटजीज़ यानी बका की हिकमत अमली, हसल्स किस तरह से वो पैसा, शराब या दूसरे रिसोर्सेज तकसीम करते हैं, उनके गर्लफ्रेंड्स, ख़ानदान और दोस्तों के साथ रिश्ते, उनका वक्त कहाँ गुजरता है और वहाँ वो क्या करते हैं, उनकी ज़बान, उनका पैकिंग ऑर्डर यानी सिलसिला मर्तबा वगैरह, इन सब का मुतालिया करते हैं. यानी ये सोशियोलॉजिस्ट लोगों के सोशल बिहेवियर्स और उनके डे टू डे इंटरेक्शंस को डीपली स्टडी करते हैं ताकि समझ सकें कि किस तरह से ये लोग अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज करते हैं और अपने रिलेशनशिप्स और रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं. Microsociology is the primary focus of symbolic interventionist. माइक्रोसोशियोलॉजी सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट का मरकजी नुक्ता है. Importance of understanding social interaction. Understanding social interaction is important in analyzing and explaining social phenomena and social change. सोशल इंटरेक्शन को समझना सोशल फिनोमेना यानी समाजी मज़ाहिर और सोशल चेंज यानी समाजी तब्दीली का तज्ज़िया और वज़ाहत करने के लिए ज़रूरी है. एग्जाम्पल फ्रॉम पाकिस्तान. Analyzing the impact of social media on social interaction and communication patterns in Pakistani society. मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी सोसाइटी में सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन पैटर्न्स यानी मवासलाती नमूनों पर सोशल मीडिया के असरात का तज्ज़िया करना. टॉपिक 31 Non-verbal. Non-verbal communication refers to the use of gestures, facial expressions, and body language to convey meaning and emotions. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी गैर ज़बानी मवासलात का मतलब है हाथों के इशारे, चेहरे के तासुरात और बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना ताकि मतलब और जज्बात का इज़हार किया जा सके. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल एंड कैन हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स ऑन सोशल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप्स. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जानबूझकर या अनजाने में हो सकती है और इसके सोशल इंटरेक्शन और रिलेशनशिप्स पर अहम असरात मुरतब होते हैं. Non-verbal communication can vary across cultures and can sometimes lead to misunderstandings and conflicts. Non-verbal communication दूसरे कल्चर्स में मुख्तलिफ हो सकती है और कभी कभी गलत फहमियों और तनाज़ात का सबब बनती है. एग्जाम्पल फ्रॉम पाकिस्तान. Examining the use of non-verbal communication in Pakistani culture and its role in social interaction and relationships. मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी कल्चर में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल और इसका सोशल इंटरेक्शन और रिलेशनशिप्स में किरदार का जायज़ा लेना. जैसे पाकिस्तान में अक्सर बुजुर्ग अपने गुस्से या नाराज़गी का इजहार सिर्फ आंखों के इशारात से करते हैं बिना कुछ कहे. Topic 32 Types of Social Interaction.
एक्सचेंज एंड कॉपरेशन। एक्सचेंज यानी तबादला एंड कॉपरेशन यानी ताउन। Exchange is perhaps the most basic form of social interaction. एक्सचेंज यानी तबादला शायद सोशल इंटरेक्शन की सबसे बुनियादी शक्ल है। Exchange can be voluntary or coerced and can occur in various social contexts such as markets, families, or organizations. एक्सचेंज इख्तियारी या मजबूरी के साथ हो सकता है और मुख्तलिफ सोशल कॉन्टेक्स्ट यानी समाजी सियाको सबाक में होता है, जैसे कि बाज़ारों में, ख़ानदान में या तंजीमों में। यहाँ दो तरह के एक्सचेंज की बात की गई है, जिसमें पहले वॉलंटरी एक्सचेंज को हम एक मिसाल से समझेंगे। जैसे मार्केट में लोग पैसे के बदले में चीज़ें ख़रीदते हैं, तो ये वॉलंटरी यानी इख्तियारी तबादला है। दूसरा है कोर्स्ड एक्सचेंज, यानी मिसाल के तौर पर एक फैक्ट्री के मज़दूरों से कम उजरत पर ज़्यादा काम लिया जाता है, तो ये कोर्स्ड एक्सचेंज यानी ज़बरदस्ती का तबादला है, क्योंकि मुलाजमतों की कमी के बाइस मज़दूरों के पास और कोई रास्ता नहीं होता। Social exchange theorists maintain that our interactions with others are guided by the profit motive. That is, we seek to maximize rewards and minimize costs. सोशल एक्सचेंज थ्योरिस्ट ये मानते हैं कि दूसरों के साथ हमारी बातचीत मुनाफे के मकसद से होती है, यानी हम फ़ायदे को बढ़ाने और नुकसान को कम करने की कोशिश करते हैं। Social exchange is based on the norm of reciprocity, that we help and not harm those who have helped us. सोशल एक्सचेंज नॉर्म ऑफ रेसिप्रोसिटी यानी बाहमी तावन पर मबनी है कि हम उन लोगों की मदद करते हैं जो हमारी मदद करते हैं और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते। दिस नॉर्म establishes the expectation that gifts, recognition, love and other favors will be returned. ये मामूल इस तवक्को को कायम करते हैं कि तोहफे, इज्जत, प्यार और दीगर एहसानात लौटाए जाएंगे। In a day, people exchange smiles, waves and other simple courtesies. रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग मुस्कुराहट, हाथ हिलाना और दूसरी सादा शाइस्तगियों का तबादला करते हैं। Exchange of this kind are most often taken for granted, at least until people fail to meet our expectations. अक्सर इस किस्म के तबादले को नज़रअंदाज किया जाता है, कम अज़ कम जब तक लोग हमारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरते। The norm of reciprocity, of course, has a negative side, which includes the expectation that hostilities, threats, social slights, and other acts meant to harm will be reciprocated. बाहमी ताउन का मामूल बिलाशुबा एक मनफी पहलू भी रखता है, जिसमें यह मुतवक्के है कि दुश्मनियां, धमकियां और दीगर नुकसान पहुंचाने वाली कार्रवाइयों का बदला लिया जाएगा। Exchange theorists believe that people, groups, organizations, and nations keep a running account of what they are owed and what they owe others. Exchange theorists ये मानते हैं कि लोग, ग्रोह, तंजीमें और कौमें इस बात का हिसाब रखते हैं कि उन पर क्या वाजिबुल अदा है और वो दूसरों पर क्या वाजिबुल अदा रखते हैं, यानी वो अपने लेन देन का हिसाब रखते हैं कि उन्हें क्या दिया गया और उन्होंने दूसरों को क्या दिया। Top priority is given to exchange relationships with business partners, political allies, friends, kin, or lovers who provide the greatest benefit at the lowest cost. Business partners, political allies यानी सियासी इत्तेहादियों, दोस्तों, रिश्तेदारों या मोहब्बत करने वालों के साथ तबादले के ताल्लुक को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है, जो सबसे कम लागत में सबसे ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। Because people have an interest in searching for the most favorable cost-benefit ratios in their dealings with others, relationships are forever shifting. क्योंकि लोग इस बात की तलाश में दिलचस्पी रखते हैं कि दूसरों के साथ मामलात में सबसे बेहतरीन लागत और फ़ायदे का तनासुब कैसे हासिल कर सकें, इसलिए रिश्ते हमेशा के लिए बदलते रहते हैं। Nevertheless, exchanges and ties of mutual obligations are vital social glue. फिर भी बाहमी जिम्मेदारी के तबादले और ताल्लुकात सोशल ग्लू का किरदार अदा करते हैं, यानी माशरे को जोड़ कर रखते हैं।
Cooperation is a pattern of interaction in which individuals, groups, and societies work together to achieve shared goals. कॉपरेशन यानी ताउन इंटरैक्शन का एक ऐसा नक्शा है जिसमें अफराद, ग्रोह और माशरे मिलकर मुश्तरका मकासद हासिल करते हैं. Cooperation is fundamental to human survival. Without it, social life would be impossible. Cooperation इंसानी बका के लिए बुनियादी हैसियत रखता है. इसके बगैर समाजी जिंदगी नामुमकिन हो जाएगी. Cooperation sustains routine face-to-face encounters. Cooperation रोजमर्रा और आमने सामने के मामलात को कायम रखता है. It is also necessary if people are to make love, raise children, protect themselves and make a living. ये इसलिए भी ज़रूरी है कि लोग प्यार कर सकें, बच्चे पाल सकें, अपनी हिफाजत कर सकें और अपना गुजारा कर सकें. Some societies place greater emphasis on cooperation than others. कुछ सोसाइटीज़ दूसरों के मुकाबले में cooperation को ज़्यादा अहमियत देती हैं. For example, the Japanese, whose norms and values promote sharing and selflessness, have altered the American version of baseball, which stresses individualism and encourages stars to stand out from the group. मिसाल के तौर पर जापानीज़ जिनके उसूल और इक़दार शेयरिंग यानी इश्तराक और सेल्फलेसनेस यानी बेलौसी को फ़रोग़ देते हैं, उन्होंने बेसबॉल के अमरीकी वर्जन को तब्दील कर दिया जो इनफरादियत पर जोर देता है और स्टार्स को ग्रुप से अलग दिखाने को फ़रोग़ देता है. In Japan, people expect all players to exhibit a sense of team spirit that obligates the individual to subordinate everything to the group. जापान में लोग उम्मीद करते हैं कि सब खिलाड़ी एक होने का इज़हार करें, जो टीम स्पिरिट यानी जज्बे का एहसास है और फ़र्द को पाबंद करता है कि वो ग्रुप के लिए सब कुछ कुर्बान करे. टीम मेंबर्स ऑलवेज ईट टुगेदर एंड स्लीप टुगेदर. टीम के मेंबर्स हमेशा साथ में खाना खाते हैं और साथ में सोते हैं. टॉपिक 33 कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट. कंपटीशन यानी मुकाबला एंड कॉन्फ्लिक्ट यानी तनाज़ा. Competition is much like cooperation in that both individuals and groups strive to achieve a shared goal. Competition यानी मुकाबला बिल्कुल ताउन की तरह है जहां दोनों अफराद और ग्रोह एक मुश्तरका मकसद हासिल करने की कोशिश करते हैं. It differs from cooperation, however, in that in competition, instead of joining with others to achieve valued goals, people or groups contest for them, recognizing that society's prices are in limited supply and only one person or group can attain them. लेकिन ये कॉपरेशन से मुख्तलिफ है क्योंकि कंपटीशन में दूसरों के साथ मिलकर वैल्यूड गोल्स यानी काबिल कदर अहदाफ को हासिल करने के बजाय लोग या ग्रोह उनके लिए मुकाबला करते हैं, ये समझकर कि सोसाइटी के इनामात महदूद हैं और सिर्फ एक शख्स या ग्रोह ही उन्हें हासिल कर सकता है. Competitive relationships are especially common to capitalist economies and pervade almost all aspects of people's lives. Competitive relationships यानी मुसाबकती ताल्लुकात खास तौर पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज यानी सरमायादाराना मईशतों में आम हैं और लोगों की ज़िंदगी के हर पहलू में छाए हुए हैं. For example, corporations compete for customers, professional athletes for prizes, students compete for grades, political rivals contest for votes, and even pastors must win converts from competitors. मिसाल के तौर पर कॉरपोरेशन यानी बड़ी कंपनियां कस्टमर्स के लिए मुकाबला करती हैं, प्रोफेशनल एथलीट्स प्राइजेस के लिए मुकाबला करते हैं, स्टूडेंट्स ग्रेड्स के लिए मुकाबला करते हैं, पॉलिटिकल राइवल्स यानी सियासी हरीफ वोट्स के लिए मुकाबला करते हैं और पास्टर्स को भी दूसरों के मुकाबले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने मज़हब पर लाना होता है. Conflict is a pattern of interaction in which people or groups struggle to achieve a commonly prized object or goal. Conflict एक इंटरेक्शन का नक्शा है जिसमें लोग या ग्रोह एक कीमती चीज़ या मकसद के हुसूल के लिए जद्दोजहद करते हैं. Conflict is especially common when competitors violate rules and seek to gain their objective by any means available. कॉन्फ्लिक्ट खासकर तब आम होता है जब कॉम्पिटिटर्स यानी हरीफ कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं
और किसी भी दस्तयाब तरीके से अपना मकसद हासिल करने की कोशिश करते हैं। रॉबर्ट नेस्बिट wrote, "There is no group or relationship, however small and intimate, in which conflict does not occasionally occur." रॉबर्ट निस्बत ने लिखा, ऐसा कोई ग्रुप या रिलेशनशिप नहीं है, चाहे वो छोटा और करीबी क्यों ना हो, जहां कभी तनाज़ा ना हो। We most often consider conflict to be opposed to human interests, harmful to the social order, and something to be avoided or resolved as quickly as possible. हम अक्सर तनाज़ात को इंसानी मफादात के ख़िलाफ़, सोशल ऑर्डर यानी समाजी निज़ाम के लिए नुकसानदेह और ऐसी चीज़ समझते हैं जिससे गुरेज किया जाए या उसे जल्द से जल्द हल किया जाए। Yet, as conflict theorists emphasize, conflict has a positive side. लेकिन जैसा कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट जोर देते हैं, कॉन्फ्लिक्ट का एक पॉजिटिव पहलू भी होता है। It may enhance social solidarity, for nothing reduces conflicts and strains within a relationship, whether marital or between nations, better than an external threat. ये सोशल सॉलिडारिटी यानी समाजी यकजहती को बढ़ा सकता है, क्योंकि कोई चीज़ रिश्तों में से, चाहे वो अज़दवाजी हों या मुल्कों के माबैन, उनसे तनाज़ात और तनाव को ऐसे कम नहीं करती जैसे एक बैरूनी ख़तरा करता है। As Robert Nisbet observed, it also may serve as a vehicle for social change in which stagnant beliefs and values are dissolved. All tyrannies loosen and individuals released to achieve new and higher goals. जैसे कि रॉबर्ट निस्बत ने मुशाहिदा किया, ये सोशल चेंज यानी माशरती तब्दीली का ज़रिया भी बन सकता है, जहाँ स्टैगनेंट बिलीफ्स यानी कायम अकायद और इक़दार तहलील होते हैं, पुराने जुल्म ख़त्म होते हैं और लोग नए और बेहतरीन मकासद हासिल करने के लिए आज़ाद हो जाते हैं। कोअर्जन यानी जबर। When people or groups are compelled to interact with each other, coercion is the glue that binds them together. जब लोग या ग्रुप्स एक दूसरे के साथ बातचीत करने पर मजबूर होते हैं, तो कोअर्जन यानी जबर उन्हें एक साथ बांध कर रखने वाला ग्लू है। Coercion is the actualization of the threat of force that those with power sometimes use to achieve their objectives. कोअर्जन वो धमकी है जो ताकतवर लोग कभी-कभी अपने मकासद को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। For example, in the United States, education is compulsory. Children must attend school whether they want to or not. मिसाल के तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स में तालीम लाजमी है, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है भले वो जाना चाहें या नहीं। The relative strength of coercion as a cohesive force lies not so much in blatant expressions of power and authority as in the myriad expressions it may assume in everyday life. कोअर्जन की मजबूर करने वाली ताकत का असर ज़ाहिरी ताकत और इख्तियार के इजहार से ज़्यादा रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मुख्तलिफ तासुरात में होता है। यानी कोअर्जन का असर ज़्यादातर ज़ाहिरी तौर पर नहीं दिखता, बल्कि ये छुपे हुए तरीक़ों से लोगों की ज़िंदगी को मुतासिर करता है, जो उन्हें माशरे के उसूलों का पाबंद बनाता है। Ridicule, gossip, the silent treatment, and withdrawal of affection are but a handful of coercive devices people use in their daily interactions with others. तंज, गपशप, खामोशी इख्तियार करना और प्यार की वापसी सिर्फ मुट्ठी भर जबरी आलात हैं जो लोग अपने रोज़मर्रा की बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। यानी लोग रोज़ाना की ज़िंदगी में ऐसे तरीके इस्तेमाल करते हैं जिससे वो दूसरों पर असर डाल सकें, जैसे किसी को इग्नोर करना या उनका मजाक उड़ाना, ताकि दूसरे उनके मुताबिक बिहेव करें। Coercion involves an individual or group that dominates another, the superordinate, and a person or group that is dominated, the subordinate. कोअर्जन में एक शख्स या ग्रोह शामिल होता है जो दूसरे पर हावी होता है और सुपरऑर्डिनेट कहलाता है, यानी आला दर्जे का समझा जाता है, और एक शख्स या ग्रोह जिन्हें दबाया जाता है उन्हें सबऑर्डिनेट यानी मातहत समझा जाता है। There cannot be one without the other, for as George Simmel noted, the behavior of one is conditioned by the other. दोनों में से एक दूसरे के बगैर नहीं हो सकता, जैसे कि जॉर्ज सिमल ने कहा कि एक का रवैया दूसरे से मशरूत है। Topic 34 Elements of Social Interaction, Status and Role. Status यानी हैसियत
एंड रोल यानी किरदार। स्टेटस। In every society, people build their everyday lives using the idea of status, a social position that a person holds. हर सोसाइटी में लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी हैसियत का ख्याल इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं, जो कि एक सोशल पोजीशन यानी समाजी मकाम है जो एक शख्स रखता है। In everyday use, the word status generally means prestige, as when we say that a college president has more status than a newly hired assistant professor. रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लफ्ज़ हैसियत का मतलब आम तौर पर प्रेस्टीज यानी शोहरत है, यानी जब हम कहते हैं कि कॉलेज के प्रेसिडेंट की हैसियत एक नए भर्ती हुए असिस्टेंट प्रोफेसर से ज़्यादा होती है। But sociologically speaking, both president and professor are statuses or positions within the collegiate organization. लेकिन समाजी तौर पे बात करते हुए प्रेसिडेंट और प्रोफेसर कॉलेज की तंजीम के अंदर दो अलग स्टेटसेस हैं, यानी अलग हैसियत और अलग मकाम रखते हैं। Status is part of our social identity and helps define our relationships to others. स्टेटस हमारी सोशल आइडेंटिटी यानी समाजी शनाख्त का एक हिस्सा है और दूसरों के साथ हमारे ताल्लुक को वज़ा करने में मदद करता है। As George Simmel, one of the founders of sociology, once pointed out, before we can deal with anyone, we need to know who the person is. जैसे कि जॉर्ज सिमल जो सोशियोलॉजी के बानियों में से एक हैं, उन्होंने निशानदही की कि किसी से डील करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि वो शख्स कौन है। Analyzing the role of status and role in the Pakistani caste system and its impact on social mobility. मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में ज़ात पात का निज़ाम लोगों के मकाम और किरदार का तयन करता है, जो सोशल मोबिलिटी यानी समाजी हरकत को मुश्किल बना देता है। जैसे एक ख़ास ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को अक्सर बेहतरीन तालीम या अच्छी नौकरी का मौका नहीं मिलता क्योंकि उनका मकाम माशरे में नीचा समझा जाता है, इस तरह से ज़ात पात का निज़ाम समाजी हरकत पर रोकने वाला असर डालता है। स्टेटस सेट। Each of us holds many statuses at once. The term status set refers to all the statuses a person holds at a given time. हम में से हर कोई एक वक्त में कई स्टेटसेस रखते हैं। स्टेटस सेट के लफ्ज़ से मुराद वो तमाम स्टेटसेस यानी हैसियतें हैं जो एक शख्स एक मुकर्ररा वक्त पर अपने पास रखता है। A teenage girl may be a daughter to her parents, a sister to her brother, a student at her school, and a goalie on her soccer team. एक नौउम्र लड़की अपने वालिदैन की बेटी हो सकती है, अपने भाई की बहन, अपने स्कूल की तालिबा और अपनी सोकर टीम की गोलकीपर भी हो सकती है। स्टेटस सेट्स चेंज ओवर द लाइफ कोर्स। स्टेटस सेट्स जिंदगी भर तब्दील होते रहते हैं। A child grows up to become a parent, a student graduates to become a lawyer, and a single person marries to become a husband or wife, sometimes becoming single again because of death or divorce. एक बच्चा बड़ा होकर पेरेंट बन जाता है, एक स्टूडेंट लॉयर बनकर ग्रेजुएट होता है और एक सिंगल फर्द शादी करके हस्बैंड या वाइफ बनता है और बाज़ औक़ात मौत या तलाक की वजह से फिर से सिंगल हो जाता है। Joining an organization or finding a job enlarges our status set. Withdrawing from activities make it smaller. किसी तंजीम में शामिल होना या नौकरी मिलना हमारे स्टेटस सेट को बढ़ा देता है और एक्टिविटीज़ यानी सरगर्मियों से दस्तबरदार होना इसे छोटा कर देता है। Over a lifetime, people gain and lose dozens of statuses. जिंदगी भर में लोग कई स्टेटसेस हासिल करते हैं और कई खो देते हैं। Ascribed and achieved status यानी मंसूब और हासिल करदा हैसियत। Sociologists classify statuses in terms of how people attain them. Sociologists हैसियत की दर्जाबंदी इस लिहाज से करते हैं कि लोग उन्हें कैसे हासिल करते हैं। An ascribed status is a social position a person receives at birth or takes on involuntary later in life. Ascribed status यानी एक मंसूब हैसियत वो समाजी मकाम है जो एक शख्स को पैदाइशी तौर पर मिलता है या बाद की ज़िंदगी में गैर इरादी तौर पर हासिल होता है।
Examples of ascribed statuses include being a daughter, a Cuban, a teenager, or a widower. Ascribed statuses की मिसालें हैं बेटी होना, क्यूबन होना, नौउम्र होना या बेवा होना. Ascribed statuses are matters about which we have little or no choice. Ascribed statuses ऐसे मामलात हैं जिनमें हमारे पास बहुत कम या कोई चॉइस नहीं होती. यानी ascribed status वो सोशल पोजीशन होता है जो हमें पैदाइशी तौर पर या सोसाइटी के तय किए गए रूल्स के ज़रिए मिलता है, जैसे ज़ात, नस्ल या जिन्स, और हम इसे अपने इख्तियार से तब्दील नहीं कर सकते. By contrast, an achieved status refers to a social position a person takes on voluntary that reflects personal ability and effort. इसके बरक्स एक अचीव्ड स्टेटस यानी हासिल करदा हैसियत वो समाजी मकाम है जो एक शख्स अपनी मर्जी से लेता है, जो उसकी ज़ाती काबिलियत और कोशिश को ज़ाहिर करता है. Achieved statuses in the United States include honors student, Olympic athlete, nurse, सॉफ्टवेयर राइटर एंड थीफ. अचीव्ड स्टेटसेस की मिसालें यूनाइटेड स्टेट्स में हॉनर्स स्टूडेंट, ओलंपिक एथलीट, नर्स, सॉफ्टवेयर राइटर और चोर वगैरह. In the real world, of course, most statuses involve a combination of ascription and achievement. हकीकत में अक्सर स्टेटसेस में ascription यानी तसनीफ और achievement यानी कामयाबी का मजमुआ शामिल होता है. That is, pupils ascribed statuses influence the statuses they achieve. यानी लोगों के मंसूब की गई हैसियत उनके हासिल करदा हैसियत पर असर डालते हैं. People who achieve the status of lawyer, for example, are likely to share the ascribed benefit of being born into relatively well-off families. मिसाल के तौर पर जो लोग वकील का दर्जा हासिल करते हैं वो आम तौर पर अच्छा खासा बैकग्राउंड रखते हैं जो उन्हें एस्क्राइब्ड स्टेटस के तौर पर मिलता है. By the same token, many less desirable statuses such as criminal, drug addict or unemployed worker are more easily achieved by people born in poverty. इसी तरह कुछ ऐसे स्टेटस भी होते हैं जो लोग हासिल करना नहीं चाहते, जैसे कि मुजरिम होना, मंशियात का आदी होना या बेरोज़गार होना, लेकिन ये उन लोगों को आसानी से मिल जाते हैं जो गुर्बत में पैदा होते हैं. Master status. Some statuses matter more than others. कुछ statuses दूसरों से ज़्यादा अहमियत रखते हैं. A master status is a status that has a special importance for social identity, often shaping a person's entire life. एक मास्टर स्टेटस वो स्टेटस है जो समाजी शनाख्त के लिए ख़ास अहमियत रखता है और अक्सर एक शख्स की पूरी ज़िंदगी की अक्कासी करता है. For most people, a job is a master status because it reveals a great deal about a person's social background, education and income. ज़्यादातर लोगों के लिए उनकी मुलाजमत एक मास्टर स्टेटस है क्योंकि ये उनके सोशल बैकग्राउंड यानी समाजी पस मंज़र, तालीम और आमदनी के बारे में बहुत कुछ ज़ाहिर करती है. In a few cases, name is a master status. Being in the Bush or Kennedy family attracts attention and creates opportunities. कुछ सूरतों में नाम भी एक मास्टर स्टेटस बन सकता है, जैसे कि बुश या कैनेडी ख़ानदान का हिस्सा होना लोगों की तवज्जो को अट्रैक्ट करता है और अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करता है. A master status can be negative as well as positive. एक मास्टर स्टेटस मनफी भी हो सकता है और मुस्बत भी. Take for example serious illness. मिसाल के तौर पर एक संगीन बीमारी को लेते हैं. Sometimes people, even long-time friends, avoid cancer patients or people with AIDS because of their illnesses. बाज़ औक़ात लोग यहाँ तक के पुराने दोस्त भी कैंसर पेशेंट्स या एड्स के मरीजों से दूरी इख्तियार कर लेते हैं उनकी बीमारी की वजह से. As another example, the fact that all societies limit the opportunities of women makes gender a master status. एक और मिसाल ये है कि हर सोसाइटी में औरतों के लिए मौक़े महदूद किए जाते हैं,
जो कि जेंडर को एक मास्टर स्टेटस बना देते हैं। Sometimes a physical disability serves as a master status to the point where we dehumanize people by seeing them only in terms of their disability. कभी कभी एक फिजिकल डिसेबिलिटी यानी जिस्मानी माजूरी इस मकाम तक एक मास्टर स्टेटस बन जाती है जहां हम लोगों को उनकी माजूरी के लिहाज से देखते हुए उन्हें इंसान समझना छोड़ देते हैं। रोल यानी किरदार। Another important social structure is role, behavior expected of someone who holds a particular status. एक और अहम सोशल स्ट्रक्चर किरदार है, यानी एक रवैया जो कि मुतवक्के होता है ऐसे शख्स से जिसके पास एक ख़ास स्टेटस हो। A person holds a status and performs a role. एक शख्स एक स्टेटस रखता है और एक रोल अदा करता है। For example, holding the status of student leads you to perform the role of attending classes and completing assignments. मिसाल के तौर पर तालिब इल्म की हैसियत से आपको क्लासेस अटेंड करना और असाइनमेंट्स मुकम्मल करना होता है। Both statuses and roles vary by culture. हैसियत और किरदार दोनों कल्चर के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं। In the United States, the status of uncle refers to the brother of a mother or a father. मसलन यूनाइटेड स्टेट्स में अंकल का स्टेटस माँ या बाप के भाई को रेफर करता है। In Vietnam, the word for uncle is different on the mother's and father's side of the family. जबकि वियतनाम में अंकल का लफ्ज़ माँ और बाप के ख़ानदान के लिए मुख्तलिफ होता है और इन दोनों मर्दों की जिम्मेदारियाँ भी मुख्तलिफ होती हैं। In every society, actual role performance varies with an individual's unique personality, and some societies permit more individual expression of a role than other. हर माशरे में असल किरदार की कारकर्दगी एक फ़र्द की मुनफरिद शख्सियत के हिसाब से मुख्तलिफ होती है और कुछ माशरे दूसरों के मुकाबले में एक किरदार के ज़्यादा इनफरादी इजहार की इजाज़त देते हैं। यानी लोग अपने रोल्स को अलग तरीक़ों से अदा करते हैं और कुछ सोसाइटीज़ लोगों को अपने रोल्स को ज़्यादा पर्सनलाइज करने की आज़ादी देती हैं जबकि दूसरी सोसाइटीज़ इसमें कुछ पाबंदियाँ लगाती हैं। Role set. Because we hold many statuses at once, a status set, everyday life is a mix of many roles. क्योंकि हम एक वक्त में कई स्टेटसेस यानी हैसियतें रखते हैं जिसे स्टेटस सेट कहते हैं, ऐसे ही हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत से रोल्स यानी किरदारों से मिलकर बनती है। Robert Merton introduced the term role set to identify several roles attached to a single status. रॉबर्ट मर्टन ने रोल सेट की इस्तिलाह का तारुफ करवाया जो एक स्टेटस से जुड़े कई रोल्स को आइडेंटिफाई करता है। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स एक टीचर है तो उसके रोल सेट में स्टूडेंट्स को टीच करना, पेरेंट्स के साथ बातचीत करना और स्कूल मीटिंग्स अटेंड करना शामिल होता है। ये मुख्तलिफ रोल्स उसके एक ही स्टेटस यानी टीचर से जुड़े हुए हैं। रोल कॉन्फ्लिक्ट एंड रोल स्ट्रेन यानी किरदार का तनाज़ा और किरदार का तनाव। People in modern high-income nations juggle many responsibilities demanded by their various statuses and roles. जदीद और ज़्यादा आमदनी वाले ममालिक में लोग अपने मुख्तलिफ स्टेटसेस और रोल्स के मुताबिक कई जिम्मेदारियां संभाल रहे होते हैं। As most mothers and more fathers can testify, the combination of parenting and working outside the home is physically and emotionally draining. जैसे अक्सर माएँ और अब ज़्यादा से ज़्यादा वालिद तस्दीक करेंगे कि वालिदैन के तौर पर घर से बाहर काम करना और बच्चों की परवरिश का फ़र्ज़ अदा करना दोनों फिज़िकली यानी जिस्मानी तौर पर और इमोशनली यानी जज्बाती तौर पर कम होता जा रहा है। Sociologists thus recognize role conflict as conflict among the roles connected to two or more statuses. Sociologists रोल कॉन्फ्लिक्ट को उस कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर पहचानते हैं
जो दो या ज़्यादा स्टेटसेस से जुड़े रोल्स के दरमियान होता है। यानी जब एक शख्स के पास मल्टीपल स्टेटसेस जैसे टीचर और पेरेंट होते हैं और उन स्टेटसेस से रिलेटेड रोल्स जैसे टीचिंग और पेरेंटिंग एक दूसरे से टकराते हैं तो उसको रोल कॉन्फ्लिक्ट फेस करना पड़ता है। We experience role conflict when we find ourselves pulled in various directions as we try to respond to the many statuses we hold. हम रोल कॉन्फ्लिक्ट तब महसूस करते हैं जब हम अपने मुख्तलिफ स्टेटसेस के लिए जवाब देने में मुख्तलिफ डायरेक्शंस में खींचे जाते हैं। One response to role conflict is deciding that something has to go. रोल कॉन्फ्लिक्ट का एक हल ये होता है कि कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है। More than one politician, for example, has decided not to run for office because of the conflicting demands of a hectic campaign schedule and family life. मिसाल के तौर पर कई पॉलिटिशियंस ने इंतखाबी मुहिम के सख्त स्केड्यूल और ख़ानदान के मुतज़ाद मुतालबात की वजह से इलेक्शन ना लड़ने का फ़ैसला किया। In other cases, people put off having children to stay on the fast track for career success. कुछ दूसरे केसेस में लोग कैरियर सक्सेस के लिए बच्चे पैदा करने का प्लान डिले कर देते हैं। Even roles linked to a single status may make competing demands on us. यहाँ तक कि वो रोल्स जो एक ही स्टेटस से जुड़े होते हैं वो भी हम पर competing demands यानी मुसाबकती मुतालबात डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स एक मैनेजर है तो उसे अपनी टीम को लीड करना होता है और कंपनी के टारगेट्स भी पूरे करने होते हैं। Role strain refers to tension among the roles connected to a single status. रोल स्ट्रेन यानी किरदार के तनाव से मुराद एक सिंगल स्टेटस से जुड़े रोल्स के दरमियान टेंशन होती है। एक कॉलेज प्रोफेसर may enjoy being friendly with the students. एक कॉलेज प्रोफेसर को अपने स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली रहना पसंद हो सकता है। At the same time, however, the professor must maintain the personal distance needed to evaluate students fairly. मगर उसे साथ ही साथ एक ज़ाती फासला भी बरकरार रखना होता है जो स्टूडेंट्स को फेयर तरीके से इवेल्युएट करने के लिए ज़रूरी है। In short, performing the various roles attached to even one status can be something of a balancing act. मुख्तसर ये कि एक स्टेटस से जुड़े मुख्तलिफ रोल्स को अदा करना एक बैलेंसिंग एक्ट यानी एक मुतवाज़िन अमल हो सकता है। One strategy for minimizing role conflict is separating parts of our lives so that we perform roles for one status at one time and place and carry out roles connected to another status in a completely different setting. रोल कॉन्फ्लिक्ट को कम से कम करने का एक तरीका ये है कि अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों को अलग अलग रखें ताकि हम एक वक्त पर एक स्टेटस का रोल अदा करें और एक बिल्कुल मुख्तलिफ तरतीब के साथ उन रोल्स को पूरा करें जो कि किसी और स्टेटस के साथ जुड़े हों। A familiar example of this idea is deciding to leave the job at work before heading home to the family. इस ख्याल की एक मशहूर एग्जाम्पल ये है कि नौकरी को काम पर छोड़ दो जब घर वालों के पास वापस आओ। Topic 35 Process of Social Interaction, Accommodation and Assimilation. Accommodation यानी रिहाइश और assimilation यानी जज्ब होना। Accommodation refers to the process of adjusting or adapting to cultural differences and similarities in order to coexist and cooperate with others. Accommodation से मुराद वो अमल है जिसमें हम मुख्तलिफ कल्चर्स के फ़र्क और मुशाबहत के साथ गुजारा करते हैं या उनके मुताबिक ख़ुद को ढाल लेते हैं ताकि दूसरों के साथ मिलकर रह सकें और तावन कर सकें। Assimilation. Powerful ethnic groups also may encourage or demand that a minority group modify its way of life to conform to the dominant group. ताकतवर नस्ली ग्रोह अक्सर अक़लियती ग्रोह को अपना तर्ज ज़िंदगी उनके मुताबिक बदलने पर आमादा करते हैं या इस बात का मुतालबा करते हैं।
Assimilation is a process in which minority groups lose their distinctive identities and conform to the cultural patterns of the dominant group. Assimilation एक ऐसा अमल है जिसमें अक़लियती ग्रोह अपनी मखसूस शनाख्त खो देते हैं और गालिब ग्रोह की सकाफ़ती नमूनों के मुताबिक ढल जाते हैं। यानी जब माइनॉरिटी ग्रुप अपनी ज़ाती रवायात, ज़ुबान और तहज़ीब को छोड़कर मेजॉरिटी कल्चर के नॉर्म्स और तरीके अपनाते हैं तो उसे असिमिलेशन कहते हैं। मिल्टन गॉर्डन आइडेंटिफाइड 3 मेजर वेरिएंट्स ऑफ असिमिलेशन। मिल्टन गॉर्डन ने असिमिलेशन की 3 बड़ी इक़साम की निशानदही की है जो कि ये हैं। कल्चरल असिमिलेशन, in which a minority is encouraged or required to adopt the host group's culture. कल्चर असिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइनॉरिटी ग्रुप को होस्ट ग्रुप यानी मेज़बान ग्रोह का कल्चर अपनाने पर जोर दिया जाता है या उन्हें इसके लिए आमादा किया जाता है। Structural assimilation, where members of the minority group are encouraged or required to participate in the dominant group's social organizations, schools and churches. Structural assimilation वो प्रोसेस है जिसमें माइनॉरिटी ग्रुप के अफराद को डोमिनेंट ग्रुप की सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, स्कूल्स और चर्चेस में हिस्सा लेने पर जोर दिया जाता है या उन्हें इसके लिए आमादा किया जाता है। And marital assimilation, where the minority is encouraged or permitted to marry members of the dominant group. मैरिटल असिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइनॉरिटी ग्रुप के अफराद को डोमिनेंट ग्रुप के अफराद से शादी करने के लिए आमादा किया जाता है या उन्हें इसकी इजाज़त दी जाती है। टॉपिक 36 प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरैक्शन, अमालगमेशन एंड डिफ्यूजन। अमालगमेशन यानी मुत्तहिद होना और डिफ्यूज़ यानी मुंतशिर होना। Amalgamation refers to the process of blending or mixing different cultures or ethnic groups to create a new and distinct cultural identity. Amalgamation से मुराद मुख्तलिफ सकाफ़त या नस्ल से ताल्लुक़ रखने वालों का मिल जाना या मिक्स हो जाना होता है ताकि एक नई और मुख्तलिफ सकाफ़ती शनाख्त की ईजाद हो। Diffusion refers to the spread of cultural traits or practices from one society to another through migration, trade or communication. Diffusion का मतलब है कि सकाफ़ती खसलतों या तरीक़ों का एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में फैल जाना जो कि हिजरत, तिजारत और मवासलात के ज़रिए होता है। Thanks for tuning into today's lesson. If you find it helpful, please hit the like button and share it with your classmates. We love hearing from you, so drop your feedback and suggestions in the comments. We truly appreciate your support. See you in the next video. Allah Hafiz.